आपने बीएससी जो है एमएलटी के अंदर वो एम्स भुवनेश्वर से किया है, तो उनके लिए आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया था? अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कोर्स में कैसे आए? एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल में बट एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो आप जो है लैब टेक्नोलॉजी का ही कोर्स को चूज़ क्यों किया है? इसमें स्कोप भी अच्छा है, जैसे कि मुझे टेक्नोलॉजी का फील्ड भी चाहिए। बहुत सारे जॉब को क्लियर किया है गवर्नमेंट का, बहुत सारे जगहों पे काम किया है। तो आपकी जो है पढ़ने का जो है वो तरीका क्या था? और साथ ही जो है आपने कौन-कौन से बुक को जो है फ़ॉलो किया है? आपका जो जॉब प्रोफ़ाइल क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर इस कोर्स को करने के बाद? जैसे कि एलएफटी, केएफटी। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एम्स का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है? उनको क्या करना चाहिए? डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री का कोर्स करना चाहिए? एम्स के अंदर आपकी जो है टोटल फ़ीस कितनी लगी थी इस कोर्स से? उसके बाद जो है तो आपने कितनी सारी गर्लफ्रेंड बनाई? गर्लफ्रेंड। वो सब बात जाय दीजिए, जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो देखल जाएगा। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए पॉडकास्ट में। तो अगर आपने हमारे कुछ रिसेंट वीडियोज़ देखे होंगे कि जिसमें हम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जो है पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसमें हम उनका जो है स्टडी का जो पैटर्न होता है, उन्होंने कहाँ से जो है पढ़ाई किया है और अभी करंटली किस पोज़ीशंस पे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने ओटी-एटी प्रोफेशनल से जो है बातचीत की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आप उसे पहले देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के गेस्ट हैं, उनका नाम मोहन है। उन्होंने एक्चुअली 3 से 4 जो है अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अपने मनपसंद जगह पर जो है पोस्टिंग को सुनिश्चित किया है। तो बहुत-बहुत स्वागत है मोहन आपका एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक्स राहुल, आई एम स्टिल पिंचिंग माई सेल्फ। इट्स वेरी इनक्रेडिबल फीलिंग फॉर मी। आई एम इन योर पॉडकास्ट। तो मोहन हमने अपने ऑडियंस को आपका एक छोटा-सा इंट्रो पहले ही दे दिया है, बट आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को अपना जो है इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा डिटेल में। श्योर राहुल, एज यू ऑलरेडी इन्फॉर्म अबाउट मी, मेरा नाम मोहन है एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान and I am currently working in Nigrims. I am a JMLT here, like Junior Medical Lab Technologist here. इसके लिए मैंने एम्स भुवनेश्वर से 2020 बैच से मैंने डिग्री ली है और उसमें डिग्री का नाम बीएमएलटी है, बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मेरी डिग्री 2023 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं एम्स रायबरेली में सेलेक्ट हुआ। मैंने उसका लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ काम किया था। उसके बाद मैंने वहाँ से ही एक एग्ज़ाम दिया था इस निग्रिम्स का। तो मेरे को एक्चुअली घूमने का शौक है, तो मैंने शिलोंग घूमने चलते हैं ऐसा करके मैंने एग्ज़ाम दे दिया। तो मैं आ गया इधर एज ए जेएमएलटी। इसके बाद अभी यहाँ पे मैं करंटली वर्किंग हूँ और अभी लास्ट जो सीआरई आई थी, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, वहाँ पे मैंने मेरा 2 ऑल इंडिया रैंक 127 अचीव किया है और इसके अंडर मेरे को मतलब काउंसलिंग होने के बाद मेरे को ईएसआईसी राजस्थान में सेम पोस्ट जेएमएलटी मिल गई है, जब मैं राजस्थान से हूँ। तो फाइनली अब मेरे को राजस्थान मिल गया है। इसके साथ साथ इसी बीच मेरे को आरआरबी बिलासपुर भी अभी भी जस्ट सेलेक्ट हुआ, उसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 2 है बिलासपुर रीजन में। तो राजस्थान में जयपुर में मुझे ईएसआईसी मिल रही है, तो मैं जयपुर राजस्थान में अभी जाऊँगा। ओके वेल मोहन, तो हमारे ऑडियंस जो है आपके इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपके बारे में जान ही चुके हैं। बट हम इससे पहले का जो है स्टोरी सुनना चाहते हैं कि आप एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कोर्स में कैसे आए? एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आने का तो ऐसा है कि मुझे थोड़ा टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें। और इसके बाद मुझे मेडिकल में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये चूज़ किया। हालांकि मैंने आईसीआर का भी एग्ज़ाम दिया था 2020 में ही, जहाँ में मेरा सेलेक्ट हुआ था। तो मुझे पूसा जो टॉप कॉलेज है आईसीआर का, वो मुझे एग्रीकल्चर का मिल रहा था। तो फिर मैंने मेरे जो टीचर्स हैं उनसे गाइड लिया कि कहाँ मुझे स्कोप रहेगा फ्यूचर में भी, और मेरा इंटरेस्ट भी ये है। मैंने बताया कि मुझे थोड़ा मेडिकल भी जाना है और मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। तब मेरे सर ने गाइड किया कि ठीक है, तो फिर तुम्हें यही चूज़ करना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये अच्छा है। तो फिर मैंने ये चूज़ किया
और मुझे टॉप कॉलेज मिला एम्स भुवनेश्वर। इसमें भी मेरा कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा गया इस फील्ड के लिए, तो मतलब अच्छा है उसमें। हालांकि और भी 4 तरीके के कोर्स थे, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोथेरेपी, ओटी, एटी टेक्नीशियन, एंड वन मोर एमटीआर, मेडिकल इन रेडियोलॉजी। ये सब वहाँ पे थे। इसलिए मैंने मतलब जो मेरा टेक्नोलॉजी का फील्ड था, मतलब फील्ड क्या था, मुझे मुझे इंटरेस्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चूज़ किया। ओके मोहन, तो आपने जैसा कि बताया कि आपने बीएससी इन लैब टेक्नोलॉजी का जो है कोर्स किया है, बट एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो आप जो है लैब टेक्नोलॉजी का ही कोर्स को चूज़ क्यों किया है? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी चुनने का ऐसे खास रीज़न तो यूँ ही था कि मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी का फील्ड भी चाहिए, मुझे उससे मेडिकल से रिलेटेड भी चाहिए, और आगे इसमें स्कोप भी अच्छा है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें आगे मैं एमएससी कर सकता हूँ। तो इसके सबको ध्यान में रख के मैंने ये फील्ड चूज़ किया था, और काफ़ी स्कोप अच्छा है, और इसलिए मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने चूज़ कर लिया इसको। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बीएससी जो है एमएलटी के अंदर वो एम्स भुवनेश्वर से किया है, तो उनके लिए आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया था? आप हमारे ऑडियंस को भी प्लीज़ इनके बारे में बताइए कि ये एग्ज़ाम क्या होता है और कब होता है? मैं एम्स भुवनेश्वर में सिलेक्शन जब हुआ मेरा, तो मैंने एम्स ही एक एग्ज़ाम कराता है, एम्स दिल्ली एग्ज़ाम कराता है, एम्स पैरामेडिकल के नाम से, जो अभी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के नाम से है। उसमें मैंने एग्ज़ाम दी थी। तो उस टाइम पे टोटल 3 कॉलेजेस थी। उसमें एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर एंड एम्स दिल्ली। ये 3 ही कॉलेज थे, और टोटल 60 सीट्स के अराउंड थी। इसमें से 46 सीट तो केवल एम्स भुवनेश्वर में थी, और बाकी की कुछ सीट एम्स दिल्ली में और कुछ ऋषिकेश में थी। तो भुवनेश्वर मेरे को मतलब काउंसलिंग में अलॉट हुआ, हालाँकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में। काउंसलिंग में मेरे को भुवनेश्वर अलॉट अलॉट हुआ, और मेरा एक्सपीरियंस भुवनेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, मतलब मेरी कॉलेज लाइफ भुवनेश्वर में बहुत अच्छी थी। बीएससी इन लैब टेक्नोलॉजी का जो है कोर्स किया है, तो इस कोर्स के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में बताइए और इस कोर्सेज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है और जो है आपका जो जॉब प्रोफाइल क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर इस कोर्स को करने के बाद? अगर आप जॉब करते हो, तो आप क्या काम करते हो? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एमएलटी है ये, मेडिकल इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें लैब से रिलेटेड काम होता है। इसमें सारे डायग्नोस्टिक चीज़ें आती है, जैसे कि एलएफटी, केएफटी, ये सब बायोकेमिस्ट्री लैब में आता है। तो इसके मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें कई ब्रांचेज़ है। मेन ब्रांचेज़ पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। इसमें अभी मैं पैथोलॉजी में हूँ। पैथोलॉजी में भी कई ब्रांचेज़ है, हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, और उनमें से मैं हिस्टोपैथोलॉजी में हूँ। तो मैं पैथोलॉजी में जैसे कि ये सब सीबीसी हो गया, और जो डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं सारी ईएसआर, सीबीसी और एचबी1सी, ये सारे पैथोलॉजी में किए जाते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्टली कैंसर से जो ट्यूमर वगैरह आते हैं हमारे पास, और तो उनमें हम मतलब उसको डिफरेंट तरीके से स्टेन करके टिश्यू को, और उसमें डायग्नोस करते हैं कि इसमें कैंसर मेलिग्नेंसी है कि नहीं है, कैंसर सेल है कि नहीं है। और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री जो होता है उसमें यही एलएफटी, केएफटी, लिवर वाले फंक्शन, मतलब किडनी किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब होते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे कि इसमें भी कई ब्रांचेस होती है, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, टीबी, ये सब ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी में होती है। ओके, तो इतने सारे ब्रांचेज़ के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था कि एमएलटी के अंदर इतने सारे ब्रांचेज़ होते हैं। ठीक है, इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन्स है, जो मुझे आपसे पूछना है कि जैसे जो जितने भी ब्रांचेज़ हैं, तो अगर आपने एमएलटी का एग्ज़ाम को क्लियर किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, ओके, तो उसमें आपका जो ये ब्रांचेज़ हैं, वो आप खुद डिसाइड डिसाइड करते हो कि हमें ये ब्रांच लेना है या जो है आपको हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है ये ब्रांच? अलॉटमेंट का तो यूँ है कि जब हमारा काउंसलिंग हो जाने के बाद, हॉस्पिटल अलॉट होने के बाद, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसी टाइम पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कहाँ भेजना है। जिसका मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट दे देते हैं, जिसका जहाँ पहले काम किया होता है। बट अगर कोई फ्रेशर है, तो उससे एक बार पूछ लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कि जैसे कि मैं फ्रेशर ही था,
तो मेरे से पूछा गया कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो मैंने बोला कि पैथोलॉजी में है मेरा। तो उन्होंने मेरे को पैथोलॉजी भेजा। अब पैथोलॉजी में जाने के बाद मैंने काम किया थोड़े दिन। तो उसके बाद मुझे लगा कि पैथोलॉजी में हेमेटोलॉजी मुझे इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है, जितना मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है जितना मुझे हिस्टोपैथोलॉजी जानने के लिए मैंने एचओडी से थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने एचओडी ने भेज दिया मेरे को हिस्टोपैथोलॉजी में। और एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद, डिपार्टमेंट अलॉट होने हो जाने के बाद, ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट आपका रहेगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है आपको डिपार्टमेंट में, तो आप एक लेटर लिख के अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा सकते हैं। बाकी अलॉटमेंट तो फुल ऑन डायरेक्टर ही रहता है कि वो कहाँ दे। एक बार आपसे प्रेफरेंस ज़रूर बनवा लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने जो है बताया है कि आपने जो है डिग्री का कोर्स किया है एमएलटी के अंदर, ओके। तो इसमें मैंने कहीं-कहीं सुना है कि इसमें डिप्लोमा के भी कोर्सेज़ होते हैं और भी अदर कोर्सेज़ होते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? और अगर कोई नया जो है बच्चा वो करना चाह रहा है इस कोर्स को, तो उनको क्या करना चाहिए? डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री का कोर्स करना चाहिए? अगर वो दोनों में से अलग-अलग कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, तो उसमें क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं इसके? डिग्री में ऐसा होता है कि जैसा बेसिक और मतलब जो फंडामेंटल नॉलेज है वो अच्छी होती है डिग्री के अंदर। डिग्री के अंदर आने से कई जगह ऐसा भी होता है जैसे कि डिप्लोमा करने के बाद एक्सपीरियंस मांगते हैं 5 इयर्स का। डिग्री के साथ नहीं मांगते मोस्टली जगह। और इसमें बेसिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है डिग्री करने के बाद, इसलिए डिग्री करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और एग्ज़ाम रिलेटेड भी अगर बेसिक नॉलेज मतलब बहुत सही जगह, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पे बेसिक नॉलेज ज़्यादा अच्छे से पूछा जाता है, तो डिग्री करना ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं ये मानता हूँ। मैंने देखा है मतलब कई लोगों को फेस किया है डिग्री और डिप्लोमा वालों को, बट मैं प्रेफर करूँगा कि डिग्री ही आप करें। ओके, जैसा कि हमें पता है कि आपने जो है अपना बीएससी इन एमएलटी जो है वो एम्स से किया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एम्स का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है? और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जो ये जो है कोर्सेज़ को प्रोवाइड कराते हैं? एम्स के अलावा भी कई प्राइवेट कॉलेजेस करवाते हैं और कई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी करवाते हैं सेम कोर्सेज एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के। बट आई विल प्रेफर एम्स ओनली बिकॉज जो एम्स एक ब्रांड है, खुद में एक एम्स एक ब्रांड है, और उसका नॉलेज, उसका जो स्टडी मटेरियल है, उसकी जो फैकल्टी है, जो बहुत अच्छे मतलब ये जो जो नॉलेज है वो एक अच्छी मिल पाएगी आपको एम्स के अंदर। इसके लिए एम्स खुद अपना एक एग्ज़ाम हर साल करवाता है जिसका दिसंबर के आसपास फॉर्म आता है। एम्स पैरामेडिकल एम्स दिल्ली की साइड पे मिल जाएगा आपको, वही करवाता है मोस्टली। वही करवाता है। और इसके अलावा मैं प्रेफ़रेंस दूँगा कि आप उसी एग्ज़ाम के थ्रू जाएँ, एम्स के थ्रू जाएँ। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, और अलग-अलग स्टेट्स अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अलग-अलग एग्ज़ाम करवाते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बट आई विल प्रेफर एम्स ओनली। ओके, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को बताया है। लेकिन एक और क्वेश्चन्स है कि अगर कोई बच्चा जो है गवर्नमेंट से कर रहा है और कोई प्राइवेट से कर रहा है, तो इस पे अगर जॉब के लिए हम जाते हैं, तो इसमें क्या जो है कोई फ़र्क है? कोई प्राइवेट से किया हुआ है, कोई गवर्नमेंट से किया हुआ है, तो इसके लिए जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई अंतर है इसमें? नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। हालाँकि आपको जो रजिस्टर्ड कॉलेज है, उसी से करना चाहिए, जो कि एक रेपुटेटेड कॉलेज है, उनसे करना चाहिए। कई है राजस्थान के जैसे मैं अगर स्टेट को बताऊँ, राजस्थान में भी आरयूएचएस करके कोई मतलब स स्टेट का बट गवर्नमेंट कॉलेज है, वो करवाते हैं। वो एक रजिस्टर्ड रेपुटेटेड कॉलेज है। उसमें एक यूनिवर्सिटी है मतलब कहने का मतलब। तो उनसे करने से आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। वरना ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे ही फर्जी कॉलेजेस भी हैं जो करवाते हैं, बट आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में उनको दिक्कत होती है। मैंने कई लोगों को फेस किया है जो ऐसे ही किसी कॉलेज से करके आ गए हैं और बाद में उनको कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है कॉलेज, फिर बाद में दिक्कत होती है कहने का मतलब। तो कोई रेपुटेड कॉलेज से करना चाहिए। काफ़ी सारे रेपुटेड कॉलेज है, जैसे सफदरजंग हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं, बट वो एम्स में नहीं आते हैं। एम्स में केवल एम्स ही करवाता है। पहले तो केवल 3 ही एम्स थे, अभी काफ़ी सारे एम्स हैं। शायद मोर देन 14 एम्स में यही एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सीट्स हैं। पहले नहीं थे इतने,
अभी काफ़ी है। और इसके अलावा सफदरजंग है, पीजीआई हैं, ये सब कॉलेज अपने खुद के एग्ज़ाम करवाते हैं। बीएचयू हो गया, ये सारे रेपुटेड कॉलेज है, इनको भी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। बट एम्स अपना एग्ज़ाम खुद करवाता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जिपमर भी हो गया, जैसे वो खुद का करवाता है, ये देख सकते हैं। तो किसी कॉलेज में आप कर रहे हैं तो उस कॉलेज के बारे में पूरा एक बार अच्छे से पता कर लेना है, उसको पूरे प्रॉपर नोट्स बनवा लेने हैं कि उस कॉलेज में वो कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, तभी आपको उसमें करना चाहिए। हालांकि हाँ, इसमें एक ये चीज़ ये भी है कि आप अच्छे रेपुटेड कॉलेज से करते हो, मतलब अच्छा कॉलेज, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको उतनी ही अच्छी मिलती है। पेशेंट लोड होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, आपकी लैब पोस्टिंग रहेगी। और भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के कोर्स हैं उनमें भी मतलब आपको पोस्टिंग मिलती है। मतलब डे वन से ही, मेरा भुवनेश्वर का बताता हूँ, हमारे बैच में जितने भी 4 कोर्स थे, चारों का डे वन से ही हमारे को लैब में प्रैक्टिकल के लिए भेज दिया था। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भेज दिया था, हमारी पोस्टिंग लगती थी, पूरा शेड्यूल आता था, उसके अकॉर्डिंग हमारी पोस्टिंग लगती थी। तो अगर आप अच्छे रेपुटेड कॉलेज से करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा। काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, जैसे कि आईजीसीआर का भी एग्ज़ाम था, तो उसमें प्रैक्टिकल भी अलग से एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी खासी पूछी थी। रिटन नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल वाइवा लेंगे और प्रैक्टिकल आपसे खुद से करवाएँगे, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में होती हैं। तो आई विल प्रेफ़र एक रेपुटेड कॉलेज से ही आप करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिकल का वर्ड सुनते हैं उनको ऐसा लगता है मेडिकल मतलब एमबीबीएस। अगर आपने एमबीबीएस नहीं किया है तो आप जो है मेडिकल में कुछ भी नहीं कर सकते। और एमबीबीएस के अलावा आपने अगर कोई दूसरा कोर्स किया तो उसमें जो है ज़्यादा स्कोप नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बताना चाहूँगा जैसे कि लोग नीट के पीछे मोस्टली अभी पागल हो रहे हैं कि नीट में एमबीबीएस डॉक्टर ही बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे। काफ़ी लोगों का हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं हो पाता है कई लोगों का। तो उनके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि नीट में हो गया, आपको एमबीबीएस की सीट सिक्योर हो गई है, तो 5 साल आपको एमबीबीएस में देने ही है, साढ़े 5 साल ही देने हैं मान लो, ठीक है? उसके बाद भी आपको अगर प्राइवेट में आप जाते हो, तो इतना कोई ख़ास सैलरी आपको ऑफ़र करेगा नहीं। प्राइवेट में आपको 35,000 40,000 के आसपास ही ऑफ़र करेगा, इससे ज़्यादा कोई ऑफ़र नहीं करेगा प्राइवेट में। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए फिर से आपको वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम तो खैर देना ही पड़ेगा। और आपको थोड़ा अच्छा गवर्नमेंट में जाना है, तो जेआरशिप होती है, उसके लिए भी फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और मतलब एमबीबीएस में लास्ट में आप ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन 8-10 साल आपको कम से कम दोगे तो आप कुछ अच्छे लेवल पे पहुँचोगे, ठीक है? और बाकी अगर कोर्सेज़ में जिसका नहीं हो पाता, उनके लिए बोलना चाहूँगा, 3 साल, साढ़े 3 साल की जो डिग्री होती है, उसके बाद में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको कोई भी मास्टर्स नहीं चाहिए, जैसे कि उसमें एमबीबीएस में जाने के बाद लोग प्रेफ़र करते हैं। मतलब एमबीबीएस आप करते हो, तो अगर आप जब तक पीजी नहीं करते हो, एमडी नहीं करते हो, तो आपकी इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है और आपको कोई इतनी ज़्यादा सैलरी भी ऑफ़र नहीं करेगा। हालाँकि है, एमडी कर लिया उसके बाद तो काफ़ी वैल्यू है, अच्छी है, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें टाइम भी काफ़ी जाता है और कई लोगों से नहीं हो पाता है, ठीक है? एमबीबीएस करने के बाद कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब इस फ़ील्ड के जाने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाता है, प्राइवेट में ज़्यादा कोई सैलरी ऑफ़र करता नहीं है। फिर ये सोचते हैं कि हमने एमबीबीएस भी करी है और इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं है हमारे को। इसके बजाय जिनको एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इन कोर्सेज़ में आ सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा कर पाएँगे और अच्छी खासी सैलरी भी ले सकते हैं। एक और बात है कि लोगों को लगता है कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर जो है सैलरी जो है वो कम मिलता है। तो आपको क्या लगता है इसमें? क्योंकि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को दिया है, बहुत सारे जगह पोस्टेड भी हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक मिथ है कि सैलरी कम है। हालाँकि जो प्राइवेट में अगर काम करते हैं, तो सैलरी कम ही है। वो तो एमबीबीएस में भी कम ही है, वो प्राइवेट में आप जाते हो केवल एमबीबीएस करके, तो वो भी कम ही है। बट अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देके और उसमें सेलेक्ट होके गवर्नमेंट में अगर जॉब करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपकी सैलरी 60,000 से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी। और उसके बाद में प्रमोशनल पोस्ट भी होती है, तो प्रमोशन करने के बाद आप जैसे लेवल 6 का मैंने बताया आपको, 60 से ऊपर ही होगा। ग्रॉस सैलरी तो 70-80,000 भी होगी आपकी।
इन हैंड आपको 65 के आसपास मिलेगा, 60,000 से ऊपर ही मिलेगा। वही आप प्रमोशन होने के बाद यही लाख 1.5 लाख सैलरी भी पहुंच जाती है आराम से। बट प्राइवेट में इतना नहीं है, प्राइवेट में इतना प्रमोशन भी नहीं होता है, प्राइवेट में इतनी तो कोई खास सैलरी है नहीं। आप इस प्रोफेशन में आते हो तो आप अच्छी खासी तैयारी करके और गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आई विल प्रेफर गवर्नमेंट ओनली। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी जो है न्यू कमर इस कोर्सेज़ के अंदर आ रहा है एलाइड हेल्थ प्रोफ़ेशनल के अंदर, तो उनको प्राइवेट जॉब को जो है बिल्कुल उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनको अगर एक अच्छी सैलरी चाहिए, तो उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो अभी हमने रिसेंटली जो है ये देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो मेडिकल का तैयारी कर रहे थे, एमबीबीएस का कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं। तो और जो है बहुत सारे नए-नए कॉलेजेस खुल रहे हैं और एम्स में भी जो है बहुत सारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के कोर्सेज़ जो हैं स्टार्ट हो गए हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं पास आउट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें जो है अभी सैचुरेशन एंड कॉम्पिटिशन का क्या जो है माहौल है? नहीं, अभी सिचुएशन जैसा तो अभी अगले 5 से 10 साल तक तो मुझे नहीं दिखता है कोई सिचुएशन है। हालाँकि नए कॉलेजेस बन रहे हैं, लगातार नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं और जो कॉलेजेस हैं उनमें भी कई नए सब सेंटर खोले जा रहे हैं। तो हर साल दर साल इसका जो मतलब रिक्रूटमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब नई पोस्ट नई-नई जनरेट होती ही जा रही है। हर साल जैसे इसी हम जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी निगरिंग में, यहाँ भी काफ़ी सारी नई पोस्ट जनरेट हुई है। लेकिन यहाँ पे नया इमरजेंसी बिल्डिंग बनी है इमरजेंसी के लिए और ऐसे ही काफ़ी सारे कॉलेजेस में नई-नई बिल्डिंग बनती रहती है, तो पोस्ट जनरेट होती रहती है और नए मेडिकल कॉलेज भी बनते हैं, तो उस हिसाब से पोस्ट जनरेट होती रहती है। अभी 5 से 10 साल तक तो अभी तक मुझे कोई सैचुरेशन नहीं दिखता है इसमें। अगर आप अच्छी कॉलेज से और अच्छी तैयारी करके आते हैं, तो आप डेफ़िनेटली आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं सीट। हाँ, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे ही कॉलेज का बताता हूँ मैं। मेरे कॉलेज में मेरे बैच में 2020 बैच में 46 का हमारा बैच था और उस 46 में से 99% लोग अभी लग चुके हैं एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम देके और कई लोग एम्स में हैं, कई लोग बड़े-बड़े कॉलेज सफदरजंग में हैं और जिपमर में है। काफ़ी मतलब इंडिया में जितने बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी लग चुके हैं और हमारे जितने सीनियर थे वो भी ऑलमोस्ट लग चुके हैं। जूनियर में भी काफ़ी बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आपको एक अच्छा कॉलेज चुनना है और तैयारी भी आपकी अच्छी रखनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सैचुरेशन जितना अभी नहीं दिखता है इतना वो ख़ास। कि बहुत सारे बच्चों का जो है ये भी क्वेश्चंस होता है कि अगर वो जो है पास आउट हो गया यानी वो कोर्सेज जो है कर लिया है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से उन्होंने किया है तो उनको जो है फिर पास होने के बाद जो है जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर उनको हायर स्टडीज़ के लिए एमएससी करना चाहिए इसमें आपको क्या लगता है इसके बारे में? एमएससी का तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि अपने इंटरेस्ट पे है। अगर किसी को हाई लेवल्स ऑफ स्टडी पे जाना है, रिसर्च में जाना है, तो वो एमएससी की तरफ जा सकता है और किसी बहुत से लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। अ, आप कोई लोगों को मतलब है कि इंटरेस्ट तो है रिसर्च में जाने का आगे, बट उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उनके लिए भी है एक ऑफ मतलब ऐसा कि वो एक बार सेलेक्ट होने के बाद एक अपना प्रोविजन पीरियड पूरा ख़त्म करने के बाद जो इंस्टीट्यूट है वो खुद ही ऑफ़र करता है हायर स्टडीज़ के लिए। वो एमएससी के लिए खुद इंस्टीट्यूट की तरफ से जा सकते हैं और आपकी इसमें सैलरी भी नहीं रुकेगी और आपकी हायर स्टडीज़ भी हो जाएगी क्योंकि उनको खुद को रिक्रूटमेंट है हायर एजुकेटेड स्टाफ की, तो वो खुद ऑफ़र करते हैं कि आप जाइए और हायर स्टडीज़ करिए। तो वो अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग मतलब इनके पास टाइम है और सीधा अगर जाना चाहते हैं तो सीधा भी जा सकते हैं और जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो मतलब एक बार सेलेक्ट होके जॉब के साथ भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने किया है और कर गए, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ।
ओके, जैसा कि आपने जो है बीएससी जो है एमएलटी के अंदर की है, तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर कोई जो है बच्चा बीएससी एमएलटी के अंदर करता है और वो एमएससी करना चाहता है, तो वो जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है एमएससी के अंदर में? मतलब और क्या-क्या स्कोप्स हैं इसमें? एमएससी जैसे कि मैंने बताया कि हमारे में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 मेन ब्रांचेज़ हैं लैब लैब के अंदर। तो इन तीनों में से वो किसी में भी अपनी एमएससी कर सकता है और रिसर्च के लिए जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री भी हो गया और मेडिकल भी माइक्रोबायोलॉजी भी हो गया और पैथोलॉजी भी हो गया। इनमें से मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है और काफ़ी सारे ऐसे ब्रांचेज़ हैं, मतलब मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से ये है जिसमें एमएससी करने के बाद और पीएचडी करने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब भी ले सकते हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जो कि एक जो कि बंदे एमबीबीएस करने के बाद ही बनते हैं। हालांकि आप पीएचडी करने के बाद इस फील्ड के साथ भी आप बन सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसके जो करने के बाद आप पीएचडी करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जो कि एमबीबीएस वाले डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं, बट आप पीएचडी करने के बाद आप भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। वो भी मतलब एमडी करने के बाद ही होते हैं, पीजी करने के बाद ही होते हैं, और आप एमएससी और पीजी करने के बाद आप भी हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं जो हमारे ऑडियंस के ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने जो है ऑलरेडी जो है बहुत सारे जॉब को क्लियर किया है गवर्नमेंट का, बहुत सारे जगहों पे काम किया है। तो आपकी जो है पढ़ने का जो है वो तरीका क्या था? क्या स्ट्रैटेजी थी जो आपने फ़ॉलो किया है ताकि और आपने इतने सारे जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक किया है बहुत ही कम समय में? और साथ ही जो है आपने कौन-कौन से बुक को जो है फ़ॉलो किया है? उसके बारे में आप एमएलटी से किए हैं तो आप एमएलटी के बारे में ही थोड़ा बताइए हमें। स्ट्रेटेजी का तो अगर मैं कहूँ, आपका डिग्री के साथ ही आप जितना अच्छे से तैयारी करें तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपको जो स्टडी करनी है वो टारगेट बना के करनी है, जब डेली टारगेट, वीकली टारगेट और मंथली टारगेट आपके सेट रहने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आप टारगेट बनाते हैं और आपका 90% भी टारगेट अगर डेली का अचीव हो रहा है तो आप टॉप 1% 2% लोगों में आते हैं, और इन्हीं का टॉप 2-3% का ही सिलेक्शन होता है। तो टारगेट बना के आप पढ़ें, और यही मैं कहना चाहूँगा कि टारगेट बना के पढ़ने से आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। और स्टडी मटेरियल की अगर मैं बताऊँ, मेरे फील्ड में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो और पैथो से आता है। तो इनके लिए मैं जो बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, पैथोलॉजी के लिए 2 बुक हैं, एक है क्वाथालकर, एक है प्रणब दे। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी है, इनसे मोस्टली क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, तो ये मैंने इन्हीं से पढ़ा है। और बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं वासुदेवन को प्रेफ़र करना चाहूँगा, मैंने वासुदेवन पढ़ा है और वो बहुत अच्छी है बुक, मतलब उससे भी कभी बाहर क्वेश्चन मोस्टली नहीं जाता है। एक आधे क्वेश्चन का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो मैं बुक बता रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपूर्वा शंकर शास्त्री जो बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। जो ये सब मैंने जो बुक बताई है, वो ये सारी बुक एमबीबीएस के जो स्टूडेंट है वो भी यही फॉलो करते हैं, और हम भी यही फॉलो करते हैं। बट जो हमारा है वो टेक्निकली ज़्यादा, मतलब देखा जाता है, जो अपने लैब से रिलेटेड है वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाता। हालांकि जो मैंने बुक बताई इससे क्वेश्चन बाहर मोस्टली नहीं जाता है। और इसके अलावा जो मतलब नॉन टेक भी आता है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के अलावा, ये सब मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड की बुक बताई है। इसके अलावा नॉन टेक भी आता है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी आता है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, ये सब भी आते हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम में। काफ़ी सारे, जैसे पीजीआई ऑफ इसमें नॉन टेक नहीं पूछता है, लेकिन काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछते हैं, मोस्टली पूछते ही हैं। तो उसके लिए वो बेसिक इनकी नॉलेज भी थोड़ी बहुत चाहिए। नाउ आपको क्या लगता है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी? मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कोचिंग की, और मेरा मानना भी यही है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, और मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कोचिंग के बजाय। कोचिंग में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और सेल्फ स्टडी में ग्रोथ ज़्यादा होती है। ओके, इस फील्ड में जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कैसा होता है? और जो पेपर का लेवल होता है वो कैसा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे क्वालीफाई भी किए हैं।
तो आपसे बेहतर ये मुझे नहीं लगता है और कोई बता पाएगा। एग्ज़ाम तो लेवल जो तैयारी करता है उसके लिए लेवल मतलब मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर अच्छी तैयारी है तो लेवल आपको डाउन लगेगा और तैयारी अच्छी नहीं तो आपको लेवल हाई लगेगा, वो तो है ही। बट इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम्स हैं आजकल, पहले तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस अपने अपने खुद के एग्ज़ाम करवाते थे, जैसे कि निगरानी ने अलग करवाया, पीजीआई ने अलग करवाया और एम्स दिल्ली ने अलग करवाया। बट अभी पिछले 2 साल से सीआरई करके एक एग्ज़ाम आता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जिसमें अ, जितने भी सेंट्रल के इंस्टीट्यूट्स हैं वो पार्टिसिपेट करके अपना एक कॉमन एग्ज़ाम करवाते हैं। इसमें सारे एग्ज़ाम्स सारे इंस्टीट्यूट करवा लेते हैं साथ में। इसमें अभी केवल पीजीआई है जो अपना अलग एग्ज़ाम करवा रहा है, और जिपमर भी एक अपना एक अलग एग्ज़ाम करा रहा है, लेकिन वो जो आने वाले टाइम में वो भी साथ में ही अपना एग्ज़ाम करवाएंगे। बट मोस्टली जो एम्स हैं, मतलब सारे ही एम्स हैं, और इसके अलावा सफदरजंग जो सेंट्रल के कॉलेजेस हैं, सफदरजंग हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, ये सारे कॉलेजेस अपने एग्ज़ाम्स सीआरई के थ्रू ही करवा रहे हैं, जो कि एम्स दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। तो उसमें सीट्स भी बढ़ जाते हैं और सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और आपकी अच्छी स्टडी, मतलब स्टडी अच्छी की आपने, और आपका बेसिक अच्छा है तो इजीली सिलेक्शन हो जाता है, इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सीआरई अभी पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू हो रहा है। सीआरई 2023 में आया था फर्स्ट, फिर 24 में भी आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, अभी इसके बाद में 25th में भी अभी आया है, अभी रिसेंटली उसका एग्ज़ाम फिनिश हुआ। 26 भी आएगा, तो सीआरई को आप प्रेफर करें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। उस साइट पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा और एग्ज़ाम के बारे में बाकी नॉलेज मिल जाएगी आपको एम्स की साइट पे। उसका प्रोस्पेक्टस पूरा आता है, उसको देखें, पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। ओके, इस कोर्सेज़ में जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस का जो है फ़ीस का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि आपने जो है एम्स से किया था, तो एम्स के अंदर आपकी जो है टोटल फ़ीस कितनी लगी थी इस कोर्सेज़ के लिए? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत से इंडिया में ऐसे जो घर हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बट उनको करना है अच्छे कॉलेजेस से। तो मैं बताना चाहूँगा कि सेंट्रल से अगर आप कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कर रहे हो, आपने एम्स जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया उसके थ्रू आपने सिलेक्शन लेके किया है, तो आपकी फ़ीस ना के बराबर लगेगी। अब मेरी फ़ीस के बारे में बताऊँ अगर मैं, तो मेरी 3 साल की जो फ़ीस है वो केवल 5000 रुपीज़ थी। और इसके अलावा पर्सनल खर्चा तो डिपेंड्स ऑन यू, अब तुम कितना करते हो, कितना तुम पे पड़ता है खाने-पीने में। बट जो कॉलेज की फ़ीस अगर मैं बताना चाहूँ, इसमें एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सारी फ़ीस इंक्लूडेड है। हॉस्टल भी जिसके अंदर इंक्लूडेड है, वो केवल 5000 था, वो भी 3 साल का। तो ये एक ना के बराबर फ़ीस है, और अगर आप प्राइवेट में जाते हो करने के लिए, तो आपको यही फ़ीस लाखों में देनी पड़ती है वो ईयरली। और कई कॉलेज तो सेमेस्टर वाइज़ है, जो सेमेस्टर वाइज़ लाखों में फ़ीस देते हैं। बट अगर आप एंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे के आते हैं या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो आपकी फ़ीस बहुत ना के बराबर ही लगेगी। अगर कोई बच्चा है वो एम्स से जो है एलाइड हेल्थ प्रोफ़ेशनल का कोर्स करना चाहता है, तो इनका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और फिर जो इनका सिलेबस होता है वो क्या होता है? अपन बात करें अ सिलेबस की, सिलेबस सेम ही है। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 11th और 12th का जो सिलेबस है आपको वो उसकी तैयारी करनी पड़ रही है। इसमें भी सेम ही सिलेबस आता है। 11th 12th का जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वही सब सिलेबस में आता है, और कुछ कुछ खास नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, तो आपको उसके प्रोस्पेक्टस से ही पता लगेगा। पेपर का जो लेवल है वो नीट के अगर आप लेवल से चेक करो तो थोड़ा सा कम ही लेवल मिलेगा उसका। तो जैसे कि नीट में अगर अभी के फ़िलहाल के सिनेरियो से बताऊँ तो आप 500 के आसपास या फिर 450 के आसपास आप अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं इसका पेपर भी इजीली, आपको सिलेक्शन आप ले सकते हैं। बाकी आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है। पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम कुछ फ़नी क्वेश्चंस लेंगे इसमें। तो आपका जो है कॉलेज का लाइफ़ वो कैसा था? वो उनके बारे में आप बताइए थोड़ा हमें। कॉलेज लाइफ जो है वो एम्स, मैंने जो एम्स भुवनेश्वर से किया है, बहुत अच्छी गई है। बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छी गई है कॉलेज लाइफ। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है वहाँ पे, सारे जो फेस्ट होते हैं एम्स, जैसे कि हमारे कॉलेज में काइज़मा था जो एनुअल फेस्ट था, वो भी होता है। मतलब
काफ़ी कॉलेजेस में, मतलब सभी कॉलेज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका अलग से फेस्ट होता है। उस कॉलेज में फेस्ट में बहुत मज़े आते हैं। जो कई कॉलेज में फेस्ट भी ऐसे होते हैं जिनमें कपल एंट्री होती है, काफ़ी सारे फ़नी मोमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी फ़नी चीज़ें की जाती है। और भी आपके आप मतलब इसके अलावा आपका पार्टिसिपेशन भी मांगते हैं, मतलब वो आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ही मज़ा आएगा आपको। कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी जाएगी आपकी फॉर श्योर, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं। हालांकि कॉलेज लाइफ तो सबकी अच्छी जाती है, लेकिन अच्छे से भी अच्छा आपका जाएगा। मेरा तो बहुत अच्छा गया था कॉलेज लाइफ। आई विल मिस होल माई लाइफ। तो अब जो है एक लास्ट और पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि लोग अगर कॉलेज में जाते हैं तो वो गर्लफ्रेंड जो है वो ज़रूर से ज़रूर बनाते हैं। तो जैसा कि हमने हमें जो है सुनने में आया है कि आप सीआर भी थे अपने कोर्स के अंदर, और उसके बाद जो है तो आपने कितनी सारी गर्लफ्रेंड बनाई? गर्लफ्रेंड वो सब बात जाय दीजिए, जो हुआ सो हुआ, जो होगा से देखल जाएगा। हम केकरो साथ कर रहे नहीं है, फिर फालतू बात। हम केकरो साथ नहीं है, ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग। वैसा ना गेला सिगरेट रे